स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्टमक के बारे में। तो अगर हम बात करें स्टमक की कि स्टमक क्या होता है, तो स्टमक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, यानी कि ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ओरल कैविटी, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक शामिल हैं। तो अगर हम बात करें स्टमक की, तो स्टमक क्या है? स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का डायलेटेड पार्ट होता है, यानी कि ये एलिमेंट्री कैनाल का मोस्ट ओपन पार्ट होता है, ज्यादा ये खुला सा पार्ट होता है। और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये एब्डोमिनल रीजन में मौजूद होता है, लेफ्ट साइड पे। और ये किस शेप का होता है? ये जे शेप्ड होता है। अब अगर हम बात करें डाइजेशन की कि स्टमक के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, तो स्टमक के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब ईसोफेगस से फूड एंटर होता है स्टमक के अंदर। तो स्टमक को हम एक और डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। तो स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मसल्स पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें स्टमक के पोर्शन की, तो स्टमक को मेनली दो पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कार्डियक पोर्शन और एक होता है पाइलोरिक पोर्शन। तो कार्डियक पोर्शन जो होता है वो जस्ट बिलो द ईसोफेगस, यानी ईसोफेगस के नीचे कार्डियक पोर्शन मौजूद होता है और कार्डियक पोर्शन के नीचे पाइलोरिक पोर्शन मौजूद होता है। अब अगर हम बात करें कार्डियक स्फिंक्टर मसल्स की कि ये कौन से मसल्स होते हैं, तो जब फूड ईसोफेगस से स्टमक की तरफ एंटर होता है तो कार्डियक स्फिंक्टर मसल्स की मदद से फूड एंटर होता है ईसोफेगस से स्टमक के अंदर। तो कार्डियक स्फिंक्टर मसल्स कहाँ मौजूद होते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर मसल्स मौजूद होते हैं ईसोफेगस और स्टमक के दरमियान। इसी तरह पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स मौजूद होते हैं स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान। तो फूड इसोफेगस से स्टमक में एंटर होता है कार्डियक स्फिंक्टर की मसल्स की मदद से, और डाइजेशन के बाद स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स की मदद से। अब अगर हम स्टमक के मसल्स की बात करें, तो स्टमक के मसल्स 3 लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं। और वो कौन कौन सी लेयर्स हैं? वो लेयर्स हैं म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और मस्क्यूलरिस लेयर। तो जो म्यूकोजा होती है, जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है, वो स्टमक की सबसे इंटरनल लाइनिंग होती है। उसके बाद दरमियानी लाइनिंग को कहते हैं सब म्यूकोजा, और जो थर्ड लेयर होती है, जो बाहर की तरफ होती है, वो मस्क्यूलरिस होती है। तो अब अगर हम बात करें म्यूकोजा लेयर की, जो मसल लेयर है, तो इसके अंदर मौजूद होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि म्यूकोजल लेयर में मौजूद होते हैं, ये कब एक्टिव होते हैं? ये एक्टिव होते हैं गैस्ट्रन हार्मोन की मदद से। और जब फूड एंटर होता है स्टमक के अंदर, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं? अपनी सिक्रीशंस स्टमक के अंदर ऐड करते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सिक्रीशंस कौन सी होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस की नेचर क्या होती है? गैस्ट्रिक जूस एसिडिक इन नेचर होता है, यानी कि इसकी नेचर तेजाबियत वाली नेचर होती है। तो अगर हम बात करें म्यूकोजल लाइनिंग की, जो कि इनर मोस्ट लेयर है मसल्स की स्टमक के अंदर, तो इसके अंदर 3 मुख्तलिफ तरह के सेल्स मौजूद होते हैं। यानी कि म्यूकोजा के अंदर जो सेल्स होते हैं, यानी कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें चीफ सेल्स की कि चीफ सेल्स क्या होते हैं, तो चीफ सेल्स सिक्रीट करते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जब इनएक्टिव होता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पेप्सिनोजिन। तो पेप्सिनोजिन जब एक्टिवेट होता है तो वो क्या रिलीज करता है? पेप्सिनोजिन एक्टिवेटेड फॉर्म में पेप्सिन कहलाता है। और पेप्सिन क्या करता है? किस चीज की डाइजेशन में मदद करता है? पेप्सिन मदद करता है फूड के प्रोटीन पार्ट की डाइजेशन में। यानी कि जो हम खुराक खाते हैं, जो खुराक ओरल कैविटी के जरिए से फेरिंक्स से होता हुआ ईसोफेगस में जाता है और ईसोफेगस से स्टमक में एंटर होता है, उस पोर्शन में जो प्रोटीन का पार्ट होता है उसकी डाइजेशन कौन करवाता है? कौन सा एंजाइम? पेप्सिन।
तो पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन की डाइजेशन करवाएगा और प्रोटीन तब्दील हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड्स और शॉर्ट पेप्टाइड चेन्स में। अब अगर हम बात करें पॉलीपेप्टाइड्स की, तो पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। यानी कि अब प्रोटीन की तोड़ फोड़ हो गई है पेप्सिन एंजाइम की मदद से अमाइनो एसिड्स में। और अमाइनो एसिड्स की जब लॉन्ग चेन्स होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, पॉलीपेप्टाइड्स। तो पेप्सिन ने क्या डाइजेस्ट किया, प्रोटीन। ये तो थे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के चीफ सेल्स जो अपना रोल प्ले करते हैं प्रोटीन की डाइजेशन में। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ सेल्स की, जो कि क्या कहलाते हैं, पेराइटल सेल्स। तो पेराइटल सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, पेराइटल सेल सिक्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही की वजह से जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सिक्रीशंस होती हैं उसकी नेचर एसिडिक होती है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पहले तो क्या करता है, फूड को यानी कि जो स्टमक के अंदर खुराक पहुंचती है उसको सॉफ्ट करने का काम करता है, उसको नरम करता है। इसके अलावा फूड के अंदर जो पैथोजेंस यानी जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल भी करता है। और इसके अलावा इसका एक और फंक्शन ये है कि जो चीफ सेल से पेप्सिनोजिन पैदा होता है, सिक्रीट होता है, उसको ये एक्टिवेट करता है पेप्सिन में। यानी पेप्सिनोजिन की जो कन्वर्जन होती है पेप्सिन में, तो वो कौन करवाता है, किसकी हेल्प से होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कौन सिक्रीट करते हैं, पेराइटल सेल्स। अब हम बात करते हैं थर्ड काइंड ऑफ सेल्स की, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स हैं, उसकी जो थर्ड काइंड है वो है म्यूकस सेल्स की। तो म्यूकस सेल्स का क्या काम है, म्यूकस सेल्स स्टमक की इनर वॉल्स की प्रोटेक्शन का काम करते हैं। यानी कि ये एक तह बना लेते हैं, एक कोटिंग बना लेते हैं स्टमक के अंदर वाली साइड पे, ताकि इसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या जो एंजाइम्स हैं वो स्टमक की अपनी वॉल को इफेक्ट ना कर सकें, यानी उसकी अपनी वॉल को खराब ना कर सकें। तो इस तरीके से म्यूकस सेल्स प्रोटेक्ट करते हैं स्टमक की इनर वॉल्स को। तो ये तो था स्टमक के अंदर मौजूद म्यूकोजल लाइनिंग में सिचुएटेड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कैसे अपनी सिक्रीशन स्टमक के अंदर डालते हैं और स्टमक जो है वो फिर मुसलसल फूड की डाइजेशन का प्रोसेस करता जाता है। तो स्टमक के जो मसल्स होते हैं ये स्टमक के अंदर मौजूद फूड के ऊपर कैसे अपना काम करते हैं। स्टमक के मसल स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो फूड यानी कि चर्निंग एक्शन करते हैं। तो चर्निंग एक्शन से क्या होता है, स्टमक के अंदर जो मौजूद फूड होता है वो तब्दील हो जाता है सेमी लिक्विड फ्लूइड में, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं काइम। तो काइम कहाँ बनता है, काइम बनता है स्टमक के अंदर। और कैसे बनता है, चर्निंग एक्शन ऑफ स्टमक से। और चर्निंग एक्शन कैसे होता है, मस्कुलर जो स्टमक के मसल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, उस वजह से फूड कन्वर्ट हो जाता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड में। और वो किस फॉर्म में होता है, थिक सेमी फ्लूइड मैस की फॉर्म में होता है। और इसके अलावा इसके अंदर इस यानी जो कायम होता है उसके अंदर क्या होती हैं, डाइजेस्टिव सिक्रीशंस। और डाइजेस्टिव सिक्रीशंस कहाँ से आती है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो अपनी सिक्रीशंस मुसलसल स्टमक में डालते हैं। तो डाइजेस्टिव सिक्रीशंस और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वो किस फॉर्म में होता है, थिक सेमी लिक्विड फॉर्म में, जिसको कहते हैं कायम। तो अगर हम एक और डायग्राम की मदद से देखें तो कैसे हमें कायम नजर आता है, हमें कायम इस तरह का सेमी लिक्विड फ्लूइड की फॉर्म में नजर आता है। और ये कैसे होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि स्टमक की जो मस्कुलर लेयर्स हैं वो मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, रिलैक्स कर रही हैं। और ये इन कॉन्ट्रैक्शंस के नतीजे में क्या होता है, चर्निंग एक्शन, यानी कि चर्निंग एक्शन से फूड कन्वर्ट हो जाता है कायम में। तो जब स्टमक अपना रोल प्ले कर लेता है फूड की डाइजेशन में, तो फूड
स्टमक के अंदर कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता, बल्कि कुछ हिस्सा फूड का डाइजेस्ट होना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कहाँ से होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर की मदद से एंटर होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको डियोडेनम कहते हैं। तो यहाँ पे अब फूड एंटर होता है स्टमक के डाइजेशन के बाद। तो ऑलमोस्ट 2 to 6 आवर्स चाहिए होते हैं फूड के, कि वो फूड एंटर हो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा डाइजेशन इन स्टमक के बारे में।